रात के अंधेरे में एक खतरनाक चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस चोरी के पीछे एक ऐसा जाल सामने आता है जिसमें सिर्फ हमारे हीरो का परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव फंसा हुआ है। एक तरफ है अपनी रिटायरमेंट के करीब खड़ा एक सनकी पुलिस ऑफिसर जो अपना नाम चमकाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और दूसरी तरफ है बैंक का वो लालची मैनेजर जो आम मासूम किसानों का खून चूस रहा है। जब हालात हीरो को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता, तब शुरू होता है बदला और ऐसी खतरनाक बैंक डकैती का खेल जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। क्या कारा पुलिस के बिछाए जाल से बच पाएगा? क्या वो अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा कर पाएगा? और आखिर भरे दोपहर में होने वाली इस डकैती का क्या अंजाम होगा? चलिए देखते हैं आज की कहानी में। फिल्म की शुरुआत में 1990 का दौर दिखाया जाता है। दक्षिण तमिलनाडु के एक गाँव में जब रात हो चुकी थी, दो लोग बहुत चालाकी से एक घर का ताला तोड़ रहे थे। उन दोनों में से ही एक का नाम है कारा, उसके साथ उसका छोटा भाई मुरुगेश भी है। ये दोनों मिलकर गांव के एक बड़े जमींदार के घर का ताला तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाकर वो अलमारी में रखे सोने के गहने और सारे पैसे समेटते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक मेन दरवाजे पर दस्तक होती है। घर का मालिक वापस आ चुका था। घर के लोगों को समझ आ जाता है कि अंदर चोर घुसा है, इसलिए वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं। कारा तब लूटा हुआ माल लेकर भागने का रास्ता ढूंढ रहा था। उसका छोटा भाई डर से कांपने लगता है और कहता है, भैया हम पकड़े गए, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचाओ। कारा को तभी ऊपर एक वेंटिलेटर दिखाई देती है। वो पहले अपने भाई को धक्का देकर ऊपर चढ़ा देता है। भाई को सेफली ऊपर पहुंचाने के बाद वो खुद चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका भाई उसे वहीं छोड़कर अकेले भाग गया। कारा अब उस घर में फंस जाता है। तभी जमींदार और उसके आदमी दरवाजा तोड़कर घुस आते हैं और उनके साथ बहुत से लोग होते हैं। भागने का कोई रास्ता ना देखकर कारा अपने हाथ में मौजूद टॉर्च लाइट से ही सबके साथ लड़ाई शुरू कर देता है। वो लड़ते भिड़ते किसी तरह घर के पिछले दरवाजे से निकलता है, लेकिन वहां जाकर देखता है कि पूरे गांव के लोग उसे घेर कर खड़े हैं, यानी कि कारा एकदम रंगे हाथों पकड़ा गया। अगले सीन में लोकल पुलिस स्टेशन का नजारा दिखता है, जहां पुलिस कारा सिंघा को बेरहमी से पीट रही है। ठीक उसी समय एक औरत थाने में आती है और पुलिस से रिक्वेस्ट करती है, सर इसे छोड़ दीजिए, इसकी कोई गलती नहीं है। ये औरत कारा की पत्नी सेल्वी है। अपने पति को इस तरह पिटते देख वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो कारा के पास जाकर रोते हुए कहती है, तुम बोलो कि तुमने चोरी नहीं की है, लेकिन कारा सिर झुकाकर मान लेता है कि उसने चोरी की है और कहता है, मुझे माफ कर दो। इसी पल सेल्वी को पहली बार पता चलता है कि उसका पति एक चोर है। कारा अपनी पत्नी सेल्वी को शांत कराता है और कहता है, तुम थाने मत रुको, घर जाओ, मैं जैसे भी हो वापस आ जाऊंगा। दूसरी तरफ पास के थाने का डीसीपी सूरज, जो अपनी रिटायरमेंट के करीब है, इस बात से परेशान है कि उसने अपने पूरे करियर में कोई बड़ा केस सॉल्व नहीं किया। वो इसी मानसिक तनाव और निराशा से गुजर रहा था कि तभी खबर आती है कि पास के गाँव में चोरी हुई है और चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया है। उसने सोचा कि रिटायर होने से पहले अखबारों में अपना नाम चमकाने का ये काफी अच्छा मौका है। वो प्लानिंग करता है कि इस चोर को पकड़ने का क्रेडिट वो खुद लेगा, ताकि जाते जाते सब उसकी तारीफ करें। वो तुरंत कमिश्नर के पास जाता है और ये बात बताता है। कमिश्नर भी राजी हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, प्रॉपर्ली आगे बढ़िए, इस तरह से एक प्रेस मीट करिए जैसे आपने ही उसे पकड़ा हो। सूरज थाने आकर कारा को पहली बार देखता है। वो मन ही मन स्कीम बनाता है कि कल की प्रेस मीट में इसे पकड़ने का नाटक करके सारा क्रेडिट अपने नाम कर लेना है। कारा ने सिर्फ 50 तोला सोना चुराया था, लेकिन डीएसपी सूरज ने अपना नाम बड़ा करने के लिए एक झूठी कहानी बना दी। उसने कहा कि कारा 100 तोला सोना लेकर भाग रहा था और सूरज ने उसे रंगे हाथों पकड़ा। वो सिर्फ झूठी कहानी नहीं बनाता, बल्कि सीधे कारा के पास जाकर घमंड से कहने लगता है, ये देख, कल के पेपर में मेरी फोटो के साथ तेरी चोरी की खबर छपेगी। कारा जब इसका विरोध करते हुए बोलता है, नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, ये गलत है। तब सूरज उसे एक जोरदार लात मारता और कहता है, तू खुद एक चोर है, तू मुझे सही और गलत मत सिखा। तेरे जैसे चोरों को जेल के अंदर ही सड़ कर मर जाना चाहिए। अगले दिन मिलने वाली इज्जत और तारीफ के नशे में जब पुलिस ऑफिसर चूर था, ठीक उसी समय मौका देखकर कारा उसके पेट में 2-3 जोरदार घूंसे मारता है और जमीन पर चटा देता है। इसके बाद वो पलक झपकते ही पूरे थाने का पावर कनेक्शन काट देता है। वहां अंधेरा करता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। इस घटना के 6 महीने के बाद कारा अब आंध्र प्रदेश के रेनीगुट्टा में एक छोटे से होटल या मेस में काम कर रहा था। कारा और उसकी पत्नी दिन रात कड़ी मेहनत करके उस होटल में अपना वक्त गुजार रहे थे। काम करते करते कारा अपनी पत्नी की तरफ देखता है और इमोशनल होकर पूछता है, मैं एक चोर हूँ, ये जाने के बाद भी तुम मेरे साथ क्यों आई? तुम तो मुझे वहीं छोड़कर जा सकती थी। पत्नी बोलती है, आपको छोड़कर मेरी क्या जिंदगी है? आप जो अब सब कुछ छोड़कर अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन उस होटल में सुबह से रात तक जान लगाने के बाद भी उन्हें सही मजदूरी नहीं मिल रही थी। जब वो मालिक से सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं तो वो उनका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अभी तो तुम्हें यहाँ आए सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं, 1 साल हो जाने दो, फिर सोचेंगे कि 2 रुपया बढ़ाना है या नहीं। दूसरी तरफ उनकी जिंदगी बेहद
बेहद मुश्किल से कट रही थी। बारिश शुरू होते ही घर की छत से पानी टपकने लगता है और सब कुछ भीग जाता है। गरीबी के इस बुरे दौर में कारा डिसाइड करता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। वो अपनी पत्नी से बोलता है, अगर हमारी ये हाड़ तोड़ मेहनत सिर्फ इस होटल मालिक के ही काम आती रही तो हम कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलो हम दोनों मिलकर अपना खुद का एक छोटा मेस खोलते हैं। पत्नी इस बात के लिए मान तो जाती है, लेकिन बोलती है इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। अगले दिन वो दोनों पास के एक बैंक में लोन के लिए जाते हैं, लेकिन बैंक मैनेजर उनके मुंह पर कह देता है कि बिना किसी गारंटी या सिक्योरिटी के लोन देना पॉसिबल नहीं। तब कारा मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि उनके गांव में 8 एकड़ जमीन है, अगर वो उस जमीन के कागज ले आए तो क्या लोन मिल जाएगा। मैनेजर उसे भरोसा देता है कि अगर जमीन के कागज मिल जाएं तो लोन जरूर हो जाएगा। कारा अपनी पत्नी को एक लॉज में छोड़कर अपने गांव रामनाथपुरम पहुंचता है। वहां उसका सामना उसके मामा करुनाथ से होता है, लेकिन गले लगाने की जगह मामा उसे थप्पड़ मार देते हैं। गुस्से में बोलते हैं, बचपन में बाप के पैसे चुराकर भाग गया था, अब वापस क्यों आया है? तेरे बाप ने बहुत दुख झेला है, उनके सामने मत जाना। टूटा हुआ कारा वापस जाने के लिए बस में बैठ जाता है। तभी अचानक उसका पिता उसे देख लेता है। सालों बाद बेटे को देखकर उसकी सारी नाराजगी खत्म हो जाती है। वो उसे गले लगाकर रो पड़ता है और घर ले आता है। माँ भी बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन कारा जिस जमीन के कागज के लिए आया था उसके बारे में कुछ कह नहीं पाता। अगले दिन पिता उसे खेत दिखाने ले जाते हैं। वहाँ सूखी पड़ी जमीन और एक पुराना ट्रैक्टर देखकर कारा पूछता है, यह किसका है? पिता बताते हैं कि बैंक वालों ने जबरदस्ती लोन देकर ट्रैक्टर थमा दिया। अब फसल नहीं होती, जमीन के कागज बैंक के पास गिरवी है और पूरा जमीन पंचमी यूनियन बैंक के कर्ज में डूब चुका है। ये सुनकर कारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यही जमीन उसकी आखिरी उम्मीद थी। फिर भी पता करने पर मालूम पड़ता है कि असली वारिस होने के नाते वो 8 एकड़ जमीन बेच सकता है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख होगी। ये सुनकर वो पिता से जमीन बेचने की बात करता है ताकि बैंक का कर्ज उतर जाए और उसे अपनी जरूरी काम के लिए 2 लाख मिल जाए। लेकिन ये सच सुनते ही पिता बुरी तरह टूट जाते हैं। वो कहते हैं, मैंने सोचा था तू बदल गया है, लेकिन तुझे आज भी सिर्फ पैसों की पड़ी है। ये जमीन नहीं बिकेगी। मेरे बाप दादा इसी मिट्टी में दफन है और मैं भी यहीं दफन होना चाहता हूँ। दोनों के बीच भारी झगड़ा हो जाता है। कुछ दिनों बाद बैंक का नोटिस आता है कि 1 महीने में जमीन जब्त कर ली जाएगी। कारा ताना मारता है कि अब बैंक सब ले जाएगा। बाद में उसकी पत्नी उसे समझाती है कि इस मुश्किल वक्त में पिता का साथ देना चाहिए। अपनी गलती समझकर वो माफी मांगने का फैसला करता है। अगले दिन वो पत्नी को लेकर घर पहुंचता है और माँ को अपनी शादी के बारे में बताता है, लेकिन जब वो पिता के कमरे में जाता है तो पता चलता है कि पिता की नींद में ही मौत हो चुकी है। ये सदमा कारा को अंदर से तोड़ देता है। पिता की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उन्हें पुश्तैनी जमीन में दफनाने ले जाया जाता है, मगर बैंक मैनेजर पुलिस के साथ पहुंचकर रोक देता है। वो कहता है कि जमीन अब बैंक की प्रॉपर्टी है। मजबूर होकर परिवार बॉडी वापस ले आता है। अगले दिन कारा और मामा करुनास बैंक की मेन ब्रांच पहुंचते हैं, जहां लालची मैनेजर जया राम बैठा था। वो सिर्फ दफनाने की इजाजत मांगते हैं, लेकिन जया राम बेरहमी से बोलता है, पहले 3 लाख चुकाओ, फिर जमीन की बात करना। इतना कहकर वो दोनों को गर्दन पकड़कर बैंक से बाहर निकलवा देता है। बैंक से बेइज्जत होकर बाहर निकालने के बाद कारा गुस्से में बैंक को घूरता रह जाता है। तभी उसका पुराना साथी मुरुगेश वापस आता है। अब अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और फिर से उसके साथ काम करने की इच्छा जताता है। इसके बाद कारा एक खतरनाक फैसला लेता है। जिस बैंक ने गांव वालों की जमीन छीनी है, अब वही बैंक लूटा जाएगा। इस प्लान में वो अपने मामा करुनास को भी शामिल कर लेता है। सबसे पहले वो कारा के पिता की डेड बॉडी को सरकारी हॉस्पिटल के मॉर्चुअरी में रखवा देते हैं। नियम के मुताबिक लावारिस लाश बताने पर बॉडी को 1 हफ्ते रखा जा सकता है। भारी दिल से कारा अपने पिता को लावारिस बॉडी बताकर आइस बॉक्स में रखवा देता है। अब शुरू होती है बैंक डकैती की तैयारी। करुनास को एक अमीर आदमी बनाकर बैंक भेजा जाता है। वो बैंक मैनेजर से कहते हैं कि 10 लाख रुपए जमा करने हैं। बातचीत के दौरान कारा चालाकी से सिक्योरिटी के बारे में पूछता है। तब मैनेजर बताता है कि बैंक में एक सीक्रेट अलार्म है, जिसे दबाते ही पुलिस 5 मिनट में पहुंच जाएगी। ये सुनकर कारा पूरा प्लान दिमाग में सेट कर लेता है। उसी रात वो पुलिस स्टेशन से जुड़े अलार्म के तार काट देता है। फिर मुरुगेश को बाहर निगरानी पर खड़ा करके पुराने तरीके से बैंक का ताला तोड़कर अंदर घुस जाता है, लेकिन अंदर जाकर पता चलता है कि सारा कैश एक मजबूत वॉल्ट में बंद है। वो हथौड़े से उसे तोड़ने की कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है। आवाज ज्यादा होने पर करुनास उसे वहां से वापस ले आता है। अगले दिन कारा समझ जाता है कि हर शाम सारा पैसा वॉल्ट में बंद कर दिया जाता है, इसीलिए वो रात में नहीं बल्कि दिन दहाड़े बैंक लूटने का फैसला करते हैं। इसके लिए वो एक बुजुर्ग से 2 देसी बंदूक और हैंड ग्रेनेड खरीदते हैं। उसी समय कुवैत के तेल कुओं में लगी आग की खबरों से पूरा गांव टीवी देखने में बिजी रहता है। कारा समझ जाता है कि यही सही मौका है। वो मुंह ढककर बंदूक के साथ बैंक में घुसता है और स्टाफ को एक कमरे में बंद कर देता है। तभी अचानक एक पुलिस ऑफिसर बैंक में आ जाता है। पुलिस को देखकर कारा तुरंत अपना हुलिया बदल देता है और बैंक कर्मचारी की तरह
शांत बैठ जाता है। करुणास भी कस्टमर बनने का नाटक करता है। ऑफिसर को बैंक खाली देखकर शक होता है, लेकिन कारा बहाना बनाता है कि बाकी स्टाफ शादी में गई है और सिक्योरिटी चाय पीने गया है। पुलिस ऑफिसर नया अकाउंट खुलवाने की बात करता है। कारा इतनी शानदार एक्टिंग करता है कि ऑफिसर पूरी तरह भरोसा कर लेता है। इसी बीच बंद कमरे में बंद एक कर्मचारी भागने की कोशिश में नीचे गिर जाता है। आवाज सुनकर पुलिस शक करता है, लेकिन करुणास तुरंत बहाना बनाकर मामला संभाल लेता है और आखिरकार पुलिस वहां से चली जाती है। इसके बाद वो बैंक से सिर्फ 3 लाख रुपए निकालते हैं और भाग जाते हैं। दूसरी तरफ डकैती की खबर डीएसपी सूरज तक पहुंचती है। बैंक का ताला उसी पुराने अंदाज में टूटा था जैसे पहले एक चोरी में हुआ था। सूरज तुरंत समझ आता है ये काम कारा का ही है और वो अब उसे पकड़ने के लिए मैदान में उतर पड़ता है। दूसरी तरफ कारा के पास अब जमीन छुड़ाने के लिए पैसे आ चुके थे, इसलिए वो गांव लौट आता है। वहीं डीएसपी सूरज इस बैंक डकैती की जांच पूरी तरह अपने हाथ में ले लेता है। उसे पूरा यकीन था कि बैंक डकैती और पहले गांव के घर में हुई चोरी एक ही आदमी ने की है, क्योंकि दोनों का तरीका बिल्कुल एक जैसा ही था। जांच के दौरान बैंक से पता चलता है कि वॉल्ट से 5 लाख रुपए चोरी हुए, लेकिन असल में कारा ने सिर्फ 3 लाख रुपए ही लिए थे। यहाँ बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। बैंक का लालची हेड मैनेजर जयाराम चोरी का फायदा उठाकर खुद 2 लाख रुपए निकाल लेता है और सारा इल्जाम चोर पर डाल देता है। सूरज कहता है कि चोर को जितने पैसों की जरूरत थी वो उतना ही पैसा लेकर गया। मुझे चोरी हुई नोटों के सीरियल नंबर दो, मैं उसी से उसे पकड़ लूंगा। इसके बाद पुलिस पूरे इलाके में उन नोटों को ट्रैक करना शुरू कर देती है। उधर कारा अपने मामा करुणास के साथ बैंक में कर्ज चुकाकर जमीन छुड़ाने पहुंचता है, लेकिन जैसे ही बैंक कर्मचारी नोट चेक करता है वो पुलिस वाले सीरियल नंबर से मैच करने लगते हैं। तभी पता चलता है कि कारा ने सारे नए नोट बदलकर पुराने नोट कर दिए हैं। असल में बैंक लूटने के बाद उसने एक कपड़े की दुकान में चोरी की थी। वहां रखे पुराने नोट अपने पास रख लिए और बैंक से लूटे नए नोट दुकान में छोड़ दिए। इस तरह उसने पुलिस को चकमा दे दिया। जब सूरज कपड़े की दुकान की चोरी की जांच करता है तो उसे समझ आता है कि चोर बेहद चालाक है। वो तुरंत जयाराम से उन सभी लोगों की लिस्ट मांगता है जिनकी जमीन बैंक जब्त करने वाला है। इसी बीच बैंक कर्मचारी कारा से कहते हैं 3 लाख सिर्फ मामूली रकम है, जमीन के कागज चाहिए तो 1 लाख ब्याज और देना होगा। ये सुनकर करुणास भड़क उठता है। तभी वहां मौजूद सूरज को देखकर कारा तुरंत मामा को लेकर वहां से निकल जाता है। अब उनके पास दोबारा चोरी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। दूसरी तरफ सूरज भी समझ चुका था कि चोर फिर से वार करेगा, इसलिए वो जिले के हर बैंक ब्रांच में जाकर अलार्म सिस्टम चेक कराता है। आखिरकार परमकुडी ब्रांच का अलार्म खराब मिलता है। सूरज समझ जाता है कि अगला निशाना यही बैंक होगा। उधर अचानक जयाराम खुद कारा के घर पहुंच जाता है और कहता है मुझे पता है कि बैंक चोरी तुमने की थी, लेकिन मैंने पुलिस को तुम्हारा नाम नहीं बताया। फिर वो असली वजह बताता है। वो कारा से और बड़ी डकैती करवाकर पैसा बांटना चाहता था, लेकिन कारा तय करता है कि उसे सिर्फ 1 लाख चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगले दिन वो करुणास और मुरुगेश के साथ परमकुडी बैंक पहुंचता है। दूसरी तरफ डीएसपी सूरज ने बैंक के अंदर सादे कपड़ों में हथियार बंद पुलिस वालों को तैनात कर रखा था। कारा को कुछ गड़बड़ महसूस होती है, इसीलिए वो मुरुगेश को पहले अंदर भेजता है। अंदर जाकर मुरुगेश समझ जाता है कि बैंक कर्मचारी बनकर पुलिस बैठी है। बाहर आकर वो कहता है सब अजीब लग रहे हैं, लेकिन कारा के पास वक्त बहुत कम है। पिता की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे थे। मजबूर होकर वो फिर चोरी करने का फैसला करता है। जैसे ही वो बैंक में घुसने वाला था तभी अचानक पुलिस की जीप तेजी से वहां पहुंचती है। एक ऑफिसर चिल्लाता है कि पोकुथुर ब्रांच में पहले ही डकैती हो चुकी है। जी हाँ, यहीं पर कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। जयाराम को जब समझ आ गया था कि कारा उसके लिए काम नहीं करेगा तो उसने एक दूसरे गैंग का इस्तेमाल करके पोकुथुर ब्रांच में डकैती करवा दी। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि उस डकैती का सारा इल्जाम कारा पर मढ़ दिया गया। कारा अब पूरी तरह परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे। इसी बीच जयाराम कारा को फोन करता है और उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है क्या रे, तूने क्या सोचा था कि तेरा अलावा इस शहर में कोई और चोर नहीं है? अब देख, तुझे फंसाकर मैं बाकी की सारी ब्रांचेस में डकैती डालूंगा, पैसा मेरा होगा और जेल तू जाएगा। जयाराम की बात सुनकर कारा को समझ आ जाता है कि कोई दूसरा गैंग उसके इशारे पर काम कर रहा है। वो हिम्मत नहीं हारता और उस गैंग को ढूंढना शुरू कर देता है। जयाराम का पीछा करते करते उसे पता चलता है कि पोकुथुर इलाके में लक्ष्मी लॉज में वो डकैत बैंक से लूटा हुआ सारा पैसा लेकर छिपे हुए हैं। कारा तय करता है कि वो उसी लॉज से पैसे लूटेगा। वहां जाकर वो देखता है कि जयाराम के आदमी सांड जैसे तगड़े और ताकतवर
हैं। वो लॉज के नीचे बैठकर ताश खेल रहे थे। कारा उनके साथ ताश की बाजी में शामिल हो जाता है, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि बैंक का पैसा वाकई उनके पास है या नहीं। बातों बातों में और खेल के बहाने उसे पक्का पता चल जाता है कि पैसे इसी लॉज में कमरे में रखा है। मौका मिलते ही कारा कमरे में घुसता है और पैसा लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन डकैतों का गैंग उसे चारों तरफ से घेर लेता है। उनके बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। उस मारपीट के दौरान वो लोग कारा के छोटे भाई जैसे साथी मुरुगेश पर चाकू से हमला कर देते हैं और पैसों का बैग लेकर भाग जाते हैं। अब कारा के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। वो पैसों के पीछे भागे या खून से लथपथ मुरुगेश की जान बचाए। कारा फैसला करता है कि पैसा तो फिर कभी कमाया जा सकता है, पर पहले इंसान की जान बचानी होगी। वो मुरुगेश को अपने कंधे पर उठाता है और पास के एक लोकल डॉक्टर के पास ले जाता है, उसका इलाज करवाता है और उसकी जान बचाता है। इधर समय तेजी से निकल रहा था। मॉर्चुअरी से पिता की डेड बॉडी लाने के लिए सिर्फ एक दिन बचा था, लेकिन एक दिन के अंदर वो 1 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? इसी टेंशन में कारा जब घर लौटता है तो वहाँ एक और मुसीबत खड़ी मिलती है। करुणास के जरिए सेल्वी को पता चल चुका था कि कारा फिर से चोरी के पुराने धंधे में उतर गया है। सिचुएशन अब हाथ से बाहर हो चुकी थी। कारा पहले भी कई बड़ी चोरी में शामिल था, लेकिन उसने कसम खाई थी कि वो कभी इस रास्ते पर नहीं लौटेगा। मगर हालातों ने उसे फिर से उसी अंधेरे दुनिया में ढकेल दिया, जिसकी वजह से अब पूरा शहर उसे ढूंढ रहा था। ये सब देखकर सेल्वी इमोशनल हो जाती और कहती है, अगर तुम यहाँ थोड़ी देर और रुके तो पक्का पकड़े जाओगे। चलो हम ये शहर छोड़कर कहीं दूर भाग चलते हैं। उसकी बात सुनकर कारा थोड़ा भावुक हो जाता है और बोलता है, मैं कैसे भाग जाऊं? मेरे पिता की जिंदगी में बस एक ही सपना था, अपनी खुद की जमीन का एक टुकड़ा। वो चाहते थे कि मरने के बाद उन्हें उसी जमीन में दफनाया जाए। घर पर मेरी माँ अभी भी इस आस में बैठी है कि मैं पिताजी की बॉडी लेकर आऊंगा और उनकी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा। इस हालत में मैं सब कुछ छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? कारा की आंखों में आंसू देखकर सेल्वी उसे जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई समझाती है। वो कहती है कि अगर तुम चोरी करते पकड़े गए और जेल चले गए तो हमारा बच्चा बड़ा होकर पूछेगा कि उसके पापा कहाँ हैं, तब मैं क्या जवाब दूंगी? तभी कारा को पता चलता है कि सेल्वी प्रेग्नेंट है। ये खबर उसे अंदर तक हिला देती है। वो उसी पल फैसला कर लेता है कि अब वो कभी चोरी या डकैती नहीं करेगा। इसके बाद वो अपनी माँ के पास जाकर रोते हुए सब सच बता देता है। वो कहता है कि मैं इतने साल बाद यहाँ रहने नहीं आया था, मैं सिर्फ जमीन के कागज लेने आया था। यही सच जानकर पिताजी टूट गए और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। ये सुनकर माँ सन्न रह जाती है, लेकिन फिर भी वो बेटे को संभालते हुए बोलती है, तुमने अपनी तरफ से कोशिश की बेटा, लेकिन अब खुद को मत कोसो। अगली सुबह माँ उसे बोलती है कि पहले मॉर्चुअरी से पिता की डेड बॉडी वापस घर ले आओ। इसके बाद कारा रास्ते में घायल मुरुगेश का हाल जानने डॉक्टर के घर पहुंचता है। यही वैद्य पहले से उसे देसी बंदूकें दे चुका था और तलवारें भी बनाता था। उस समय इलाके में एक तमिल फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वैद्य कारा से रिक्वेस्ट करता है कि जाते जाते वो एक बड़ी तलवार शूटिंग स्पॉट पर पहुंचा दे। वहां जाकर कारा देखता है कि कमल हसन और शिवाजी गणेशन की फिल्म थेवर मगन का क्लाइमैक्स शूट हो रहा था। वो तलवार कमल हसन को सौंप देता है। उसी दौरान उसे पता चलता है कि फिल्म प्रोडक्शन के लिए तुरंत 5 लाख रुपए कैश मंगाए जा रहे हैं। पैसों की बात सुनते ही उसके अंदर का पुराना चोर फिर से जाग उठता है। जमीन छुड़ाने के लिए उसे अभी भी 1 लाख रुपए चाहिए थे। वो फैसला करता है कि बैंक से आने वाले पैसों में से सिर्फ अपनी जरूरत का वो हिस्सा लूटेगा। प्लान का मुताबिक वो पैसे ले जा रही गाड़ी रोकता है, बंदूक दिखाकर 1 लाख रुपए छीनता है और कार लेकर भाग निकलता है। लेकिन रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है। पानी लेने के लिए वो पास के एक पुराने घर में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग किसान से होती है जो उसके पिता का करीबी दोस्त था। उस किसान की हालत देखकर कारा को बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है सिर्फ उसके पिता ही नहीं बल्कि पूरा गांव कर्ज में डूबा हुआ है। हर किसी की जमीन बैंक के पास गिरवी है और लोग बेघर होने के कगार पर हैं। यहीं से कारा पूरी तरह बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने सिर्फ अपने फायदे के लिए लड़ाई लड़ी, जबकि पूरा गांव उसी दर्द से गुजर रहा था। अब वो फैसला करता है कि वो सिर्फ अपनी जमीन के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए लड़ेगा। दूसरी तरफ डीएसपी सूरज उसे पकड़ने के लिए हर जगह पीछा कर रहा था। वहीं कारा अब पंचमी यूनियन बैंक की अलग अलग ब्रांचों को निशाना बनाकर लगातार डकैतियां करने लगता है। उसकी चोरी का तरीका देखकर सूरज समझ जाता है कि अगला निशाना कमोदी ब्रांच होगा और वो वहीं उसे रंगे हाथों पकड़ने की तैयारी शुरू करता है। सूरज कहता है, मैनेजर साहब, अगर आप भी हमारे साथ चले तो बहुत मदद होगी। ये कहकर वो मैनेजर जयाराम को भी अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन जयाराम वहां जाने का सिर्फ नाटक कर रहा था। इसका असली कारण क्या था? असल में तो जयाराम ने खुद एक गैंग बनाकर कारा का नाम इस्तेमाल करते हुए हर जगह डकैतियां करवाई थी और अब उसी गैंग ने कमुदी ब्रांच को लूटने का प्लान बनाया था। अगर वो पुलिस के साथ वहां जाता तो उसका अपना ही गैंग रंगे हाथों पकड़ा जाता। इस बात से अनजान जब वो नाटक करते हुए पुलिस के साथ उस ब्रांच के अंदर घुसता है, ठीक उसी समय उसका अपना गैंग अंदर आता है और बंदूकें तान देता है। अंदर
पर जयाराम को खड़ा देख उसके गैंग के लोग बोल पड़ते हैं, क्या बात है सर, पुलिस भी अब अपने ही गैंग में शामिल हो गई है क्या? बस इसी एक चूक की वजह से डीएसपी सूरज के सामने बैंक मैनेजर जयाराम का सारा खेल खत्म हो जाता है और वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है, क्योंकि जयाराम के अपने ही आदमियों ने उस जगह पुलिस के सामने ये उगल दिया था कि खुद जयाराम ने ही उन्हें डकैती करने के लिए कहा था। जयाराम को पकड़ने के लिए सूरज जब उसके पीछे भागता है तो डर के मारे जयाराम बैंक के बाहर निकलकर दौड़ लगाता है। ठीक उसी समय रास्ते से बहुत तेज स्पीड में आ रहे एक ट्रैक्टर से जयाराम की टक्कर हो जाती है और वो मौके पर ही एक्सीडेंट का शिकार होकर तड़पने लगता है। खून से लथपथ हालत में तड़पते हुए वो कहता है, मुझे किसी तरह बचा लीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा, डकैती के पैसों में से आधा हिस्सा आपको दे दूंगा। मौत के इस आखिरी पल में वो सूरज के सामने सब कुछ उगल देता है। इसकी वजह से कारा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन सूरज को मिल जाती है। सूरज तब उसे कहता है कि तेरा जिंदा रहना अब जरूरी नहीं है, साथ रहकर मुझे ही धोखा दिया, तेरा अब जिंदा रहना ठीक नहीं। ये कहकर पुलिस ऑफिसर सूरज हॉस्पिटल में जयाराम को मार देता है। जयाराम का काम तमाम करके वो खुद जब कारा को पकड़ने के लिए निकलता है तभी उनके डिपार्टमेंट में हड़कंप मच जाता है। पुलिस वाले कहते हैं, सर इमरजेंसी है, एक खास ब्रांच में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है, चलकर देखिए वहाँ क्या हो रहा है। इस तरह उसे वहाँ से ले जाया जाता है। वहाँ पहुंचकर सूरज देखता है कि कारा ने अलग अलग बैंकों में जो भी डकैतियां की थी वो सारा पैसा उनके इलाके में आम लोगों के बीच बांट दिया गया था और वो सभी लोग अपनी गिरवी रखी जमीन के कागज वापस लेने के लिए झुंड बनाकर बैंक पहुंच गए हैं। सूरज तब चिल्लाकर बोलता है, ये सब तो चोरी का पैसा है। तब आम लोग पलटकर जवाब देते हैं, ये कोई चोरी का पैसा नहीं है, ये हमारा ही पैसा है और अपने ही पैसे से हम अपनी जमीन वापस लेने आए हैं। उनके इस बात के आगे पुलिस कुछ नहीं बोल पाती। आखिरकार कारा सभी बैंकों से लूटा हुआ पैसा गांव के लोगों में बांटकर अपनी जमीन के कागजात के साथ साथ पूरे गांव वालों की जमीन के कागज आजाद करवा लेता है। गांव के लोगों की जमीन वापस दिलाने के बाद वह अपने पिता की आखिरी इच्छा के मुताबिक उसी जमीन में उनका अंतिम संस्कार करके बहुत अच्छे तरीके से पूरा करता है। इसके बाद भी सूरज वहां पहुंचता है और कहता है, सब ठीक है पर फिर भी तू एक चोर है, मैं तुझे पकड़े बिना नहीं छोड़ूंगा। कारा तब सूरज के हाथ से बंदूक छीन लेता है और उसे अपने माथे पर लगाकर बोलता है, सर चोरी किसे कहते हैं? उन्होंने लोन के नाम पर सिर्फ मेरे पिता को नहीं बल्कि पूरे गांव को धोखा देकर सारी खेती की जमीन हड़पनी चाहिए थी। मुझे जो मेरा धर्म लगा मैंने वो किया। अब आप ही बताइए कि असली चोर कौन है? सूरज को तब समझ आता है और वो कहता है कि शुरुआत में मैंने सोचा था कि तुम्हारा जेल के अंदर रहना ही इस गांव के भले के लिए ठीक होगा, लेकिन तुमने तो बाहर आकर पूरे गांव का इतना बड़ा भला कर दिया। फिर भी सूरज बोलता है, चोरी तो चोरी है, तुझे तो अरेस्ट करके ही रहूंगा। लेकिन हथकड़ी पहनाने से पहले वो एक पल सोचता है और कहता है कि अगर अब मैं तुझे पकड़कर ले गया तो तुझे 7 साल की सजा होगी और जेल से बाहर आते ही इस गांव के लोग तुझे पक्का अपना नेता बना देंगे। लेकिन इसकी वजह से शायद मैं अपनी ही कहानी में विलेन बन जाऊंगा। मैं अपनी कहानी का हीरो बनना चाहता हूँ, इसलिए इस चोरी का सारा इल्जाम उस मैनेजर जयाराम पर मढ़कर मैं इस केस को यहीं खत्म कर रहा हूँ। इस चोरी के केस में हीरो मैं बन जाऊंगा, इसलिए अब इस केस में तेरी कोई जरूरत नहीं है, तू बच गया। लेकिन एक बात याद रखना, इसके बाद अगर कभी चोरी के धंधे में पैर रखा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ढूंढ कर सजा दूंगा। लेकिन पुलिस ऑफिसर सूरज की बात के जवाब में कारा बोलता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा गांव है और मेरे बाकी की जिंदगी यहीं गुजरेगी। ये कहकर कारा अपने पिता की जमीन पर खेती करने के लिए ट्रैक्टर चलाकर आगे बढ़ जाता है और यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।